हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। हाँ। हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कितना अच्छा हो कि हम पूरी शेयर मार्केट ही खरीद लें। और अगर अब मैं आपको बोलूं कि ये जो पूरी शेयर मार्केट है आप मात्र 500 रुपए में खरीद सकते हो, तो कैसा लगता है सुन के। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट कर बेफिकर एंड आई एम योर फ्रेंड सी शुभम केसवानी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडेक्स फंड। यस, तो मैंने आपको वीडियो में बोला क्या कितना अच्छा हो कि आज हम 500 रुपए में पूरी शेयर मार्केट खरीद ले, तो दैट इज पॉसिबल। शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? अगर आज आप सुनते हो कि शेयर मार्केट बढ़ गई या आप सुनते हो शेयर मार्केट गिर गई, तो एक्चुअल में क्या बढ़ता है, एक्चुअल में क्या गिरता है? तो बेसिकली शेयर मार्केट में ढेर सारे स्टॉक्स है, ढेर सारी कंपनीज के शेयर्स है। अगर वो शेयर्स सारे के सारे ऊपर चले जाते तो आप बोलते हो शेयर मार्केट बढ़ गई, और अगर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज नीचे चली जाती है तो आप बोलते हो शेयर मार्केट गिर गई। पर हमको कैसे पता चलता है शेयर मार्केट बढ़ी है या गिरी है? तो अगर मैं बात करता हूं इंडिया की, तो इंडिया में है दो मेजर इंडेक्सेस जिनका नाम है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज एन इंडेक्स, तो हम लोगों ने सिर्फ दो ही इंडेक्स के नाम सुने हैं। एक सुना है निफ्टी 50 का, एक सुना है सेंसेक्स का। अब निफ्टी 50 क्या होता है? तो अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो निफ्टी 50 आप बोल सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो दो स्टॉक एक्सचेंज है। कौन कौन से दो स्टॉक एक्सचेंज है? एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अगर मैं बात करता हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसमें जो टॉप 50 कंपनीज है, अब ये टॉप 50 कंपनीज कैसे डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम्स दैट आर ट्रेडेड इन द मार्केट, उनको कितना टाइम हो चुका है लिस्ट हुए हुए, कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके 50 टॉप कंपनीज बनाई जाती है। उन 50 टॉप कंपनीज को पर्टिकुलर प्रपोर्शन दिया जाता है इन 50 कंपनीज को इन द प्रॉपर इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। इसी तरह सेंसेक्स है। अब सेंसेक्स में कितनी कंपनीज है? सेंसेक्स में 30 कंपनीज है। तो जनरली जब हम इंडियन शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हमें मन में दो ही नाम आते हैं, एक आता है निफ्टी 50 और एक आता है सेंसेक्स। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं 500 रुपए में पूरी की पूरी शेयर मार्केट खरीद ले, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं 500 रुपए में आपकी मैं शेयर मार्केट में यानी निफ्टी 50 में हिस्सेदारी करवा सकता हूं। क्या ये स्कीम आपको सही लगती है? अगर ये स्कीम सही लगती है तो आज मैं आपको बता देता हूं कैसे ये चीज होने वाली है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 क्यों हम इंडेक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं एक बात बता देता हूं। इंडेक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की टॉप कंपनीज की बात करूं, अगर आपको लगता है कि इंडिया आगे जाके ग्रो करने वाला है, यानी इंडिया की जो टॉप कंपनीज है वो टॉप परफॉर्मेंस करने वाली है, और अल्टीमेटली वो कंपनीज जब अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनका शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म करेगा, तो अगर आप उस ग्रोथ के साथ जुड़ना चाहते हो देन डेफिनेटली द इंडेक्स फंड इज फॉर यू। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। डेफिनेटली यू शुड मूव टुवर्ड्स द इंडेक्स। एंड निफ्टी 50 की अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, पिछले 20 साल में इसने किस तरह से रिटर्न्स दिए हैं, तो 2000 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और आज हम 2021 की अगर बात करें, 2021 तक, क्योंकि 2022 तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, अगर 2021 तक की स्टार्ट करें तो किसी ने 1000 रुपए लगाए होंगे ना, तो आज उसके जो 1000 रुपए हैं वो 15,902 रुपए हो चुके हैं। 15,902। क्या ये बात आपको समझ आती है? दैट इज 1000 विच वॉज इन्वेस्टेड इन द ईयर 2000। If that 1000 had stayed invested for these 20-21 years, then that value is around 15,902. That is 22 years में, 22 years में वो 1000 रुपीज 15,902 हो गए। इसका CAGR कितना होता है? तो अगर इसके CAGR की बात की जाए तो दैट इज 13.40%। बट व्हाट इज CAGR? आपके मन में तो ये क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा, सर CAGR क्या होता है? तो CAGR इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आसान शब्दों में कहूं तो 1000 रुपए 15,000 कैसे बने? वो 1000 रुपए 15,000 तब बन पाए जब वो ईयर ऑन ईयर 13.40% से ग्रो होते गए। अब मैं आपको एक बढ़िया मैजिक दिखाता हूं। अगर मैंने 1000 रुपीज लगाए तो 2000 का जो ईयर था उसमें तो भाई साहब रिटर्न -13.4% था, यानी मेरे 1000 रुपए 8866 हो गए होंगे। बट क्या इसका मतलब ये है कि मैं डर जाऊंगा और मैं निफ्टी से पैसे निकाल लूंगा? द आंसर इज नो। मैं क्या करूंगा, 2001 देखूंगा। 2001 में मेरे को आशा है कि इंडिया बढ़ने वाला है, इंडिया अच्छे रिटर्न्स देगा, तो पक्की बात है मेरे जो 1000 रुपए हैं वो बढ़ेंगे। पर होता क्या, 2001 में भी मुझे निराशा मिलती है। मुझे 13.4% के नेगेटिव रिटर्न्स 2000 में मिले थे। अब 2001 में भी मुझे 17.1 के नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, जिस वजह से जो वैल्यू 866 हो गई थी 1000 की, अब वो वैल्यू कितनी हो गई है? वो वैल्यू हो गई है 718 रुपए। बट 2002 में मुझे मिलती है आशा की किरण। जी हाँ, आशा की किरण मिलती है 2002 में।
जब मुझे दिखता है पॉजिटिव रिटर्न ऑफ 7.9% और जो मेरे 718 रुपए वो 775 हो जाते हैं एंड 2003 में तो धूम मच जाती है। आई थिंक 2003 के आसपास ही धूम भी आई थी। तो जब अभिषेक बच्चन धूम लेके आता है तो 76.6% के रिटर्न्स आते हैं और जो मेरे 775 की जो वैल्यू हो चुकी है अब वो 1368 हो गई है। तो आप देख सकते हो कि 1000 कैसे मेरा 1368 हो गया मात्र 4 सालों में। व्हाट आई नीड फॉर दिस इज शांति, तभी चैनल का नाम है इन्वेस्ट कर बेफिक्र। देखो टेंशन लेके आज के टाइम पे किसी को कुछ नहीं मिला है। इन्वेस्टिंग का मतलब ही यही है कि आपके अंदर सबसे पहली क्वालिटी यही होनी चाहिए कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है डेफिनेटली यू कैन सी कि आपका पैसा आप ग्रो होते हुए देखोगे। बट अगर आप वो पर्सन जो खुद भी परेशान रहता है दूसरों को भी परेशान रहता है देन इन्वेस्टिंग इज नॉट समथिंग फॉर यू। बिकॉज इन्वेस्टिंग के लिए मेन चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए शांति, वो चाहिए पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है देन यू कैन सी मैनीफोल्ड रिटर्न्स इन द ईयर्स टू कम। बिकॉज वही है, पैसा लगा के एक बार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार रोज देखते रहो आज मेरे पैसे के साथ क्या हुआ, अरे अरे ये तो नीचे चली गई मार्केट तो क्या हो गया, ऊपर भी जाएगी। बट आपको उसको समय देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो वो 1368 आज की डेट में बढ़ते 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 कितना हो गया 15,902। और ये 15,902 वाला लड्डू किसको मिला होगा सर? ये उसी को मिला होगा जिसने पेशेंस दिखाया, जो मार्केट के साथ बना रहा। अब आती है बात क्या हम इंडेक्स फंड के साथ क्यों जाए? मार्केट में रिटर्न्स कमाने के लिए हम कोई और फंड भी तो ले सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, दो तरह के फंड होते हैं। ये आई थिंक हम इनिशियल वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिव फंड एंड पैसिव फंड। एक्टिव फंड का मतलब है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर मैं रोज मार्केट को ट्रैक करूंगा, मैं रोज देखूंगा कौन से स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है, इससे पैसे निकाल के इस स्टॉक में लगाऊंगा, इससे निकाल के इसमें लगाऊंगा। ये हलचल चलती रहेगी। इंडेक्स फंड का गेम बड़ा सिंपल है। जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने बहुत खराब मिमिक्री करी थी, मैं कॉपी कर रहा था कुछ एक्टर्स के डायलॉग्स की। इंडेक्स फंड का भी यही काम है, वो सीधा का सीधा निफ्टी 50 को कॉपी करता है। जैसे निफ्टी 50 अपने एलोकेशन करता है स्टॉक्स के अंदर, वैसे इंडेक्स फंड भी एलोकेशन करता है। वो सेम टू सेम उसको कॉपी करता रहता है। क्योंकि वो कॉपी करता रहता है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, हड़बड़ाहट कम रहती है। बिकॉज निफ्टी 50 में जो रीबैलेंसिंग होती है वो जनरली 6 महीने में एक बार होती है। बट अगर मैं एक्टिव फंड्स की बात करूं वो तो रोज कुछ ना कुछ अपने फंड्स के साथ खेलते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड इन्वेस्टिंग है। रिलैक्स्ड इन्वेस्टिंग मतलब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं इस सेक्टर में पैसे लगाऊं या उस सेक्टर में पैसे लगाऊं। एक बार आपने निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसे लगा दिए तो ऑटोमेटिकली आपके सारे ग्रोथ सेक्टर्स में पैसा लग गया। आईटी सेक्टर में भी पैसा लग गया बिकॉज इन्फोसिस और टीसीएस इसके टॉप 5 कंपनीज में आती हैं। आपका ऑयल एंड गैस में भी पैसा लग गया बिकॉज रिलायंस भी इसकी टॉप 5 कंपनीज में आती है। प्लस आपने फाइनेंशियल सेक्टर में भी पैसा लगा दिया बिकॉज HDFC बैंक जो है और HDFC जो मेन कंपनी है वो भी इसके फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट बन जाती है। सो सारी बढ़िया बढ़िया कंपनीज में आपका पैसा ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि मेरा पैसा किस सेक्टर में लग रहा है, कहां लग रहा है। इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो कहीं ना कहीं आपको उसका डाइवर्सिफिकेशन का जो फायदा है वो मिलने ही वाला है। तो लो एक्सपेंस रेशियो रहता है। लो एक्सपेंस रेशियो बिकॉज फंड मैनेजर को ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ कॉपी करना है। जैसे आप अपने स्कूल में भी आपने देखा होगा एक बच्चा टॉपर की कॉपी करता था, तो यही है यहाँ पे जो इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो मैनेजर है वो निफ्टी 50 की कॉपी करेगा, यही होता है। और जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो भी ये इंडिकेट करती है कि इंडेक्स फंड्स ने एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म किया। तो ये चीज भी सही है कि भाई इंडेक्स फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा इंडेक्स फंड लेना है। बिकॉज अगेन जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ELSS ऑफर करने वाली बहुत सारी कंपनीज है, ऐसी इंडेक्स फंड ऑफर करने वाली भी बहुत सारी कंपनीज है। तो देखो इंडेक्स फंड में हमको एक बात तो समझ आ गई कि हम रेप्लिकेट किसको करें, निफ्टी 50 को। मतलब रिटर्न तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी सेम देने वाली है। जब रिटर्न सारी कंपनी सेम देने वाली है, रिस्क भी सबका सेम है, तो कौन सी चीज है, कौन सा फैक्टर है जो मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा? याद करो जो आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी मेरा कितना खर्चा होने वाला है, जहां पे मेरा कम से कम खर्चा होगा और जहां पे मेरे को सेम रिटर्न मिल रहा होगा मैं वो वाला फंड ले लूंगा। तो करंटली मैंने स्टडी किया मार्केट में, और मार्केट में एक म्यूचुअल फंड है जहां पे मैंने अपने फंड्स इन्वेस्ट करे हैं। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर इट, अगर आपको ठीक लगता है तो आप लगाने की सोच सकते हो, बट अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक है, रेगुलेटरी चीज को मैं ध्यान में रख के आपको ये बात बोल देता हूँ, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि आपको उसी फंड में जाना है। बट मैंने अभी अपने जो पैसे हैं उसमें लगा रखे हैं, तो दैट इज नवी म्यूचुअल फंड। उसका जो एक्सपेंस रेशियो है मुझे सबसे कम लगा, आई थिंक 0.06% का एक्सपेंस रेशियो है, विच इज द लोएस्ट among all the mutual funds that are there in the market. एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। एक और फैक्टर होता है जो आपको इसमें कंसीडर करना चाहिए। जनरली अब सारी कंपनीज उसको अच्छे से मैनेज करें, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का क्या मतलब है?
जैसे जैसे निफ्टी के रिटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं उसको कॉपी कर रहा हूं, मेरे रिटर्न्स भी हूबहू उसके जैसे दिखने चाहिए। मतलब अगर आज निफ्टी 20% कमा रहा है तो मेरा म्यूचुअल फंड भी 20% कमाएगा। अगर 20% नहीं कमा पा रहा तो निकम्मा है, वो कुछ नहीं काम कर पा रहा। ट्रैकिंग एरर जो है वो ट्रैकिंग एरर इसी को कंपेयर करता है कि क्या मेरा जो म्यूचुअल फंड है, क्या जो निफ्टी है, दोनों एक जैसे रिटर्न्स कमा पा रहे हैं। तो अच्छा म्यूचुअल फंड वही है जो निफ्टी जितने रिटर्न्स तो एटलीस्ट आपको कमा के दे, बिकॉज उसका वही मेन पर्पस है। सो गाइस, इसमें एक चीज और आपके मन में आ सकती है, क्या हमको जो पैसे हैं वो सिप के थ्रू लगाने चाहिए या लमसम। सिप मतलब क्या हमको सिस्टमेटिकली मंथली हमको 500 1000 1,500 रुपए लगाने चाहिए, या लमसम सीधा ऐसा करें हमारे पास 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा है, सीधा उठा के इंडेक्स फंड में डाल दे। तो ऐसी गलती कभी मत करना। आपको हमेशा इंडेक्स फंड के साथ सिप के थ्रू चलना चाहिए, बिकॉज यू कैन नेवर टाइम द मार्केट। आपको नहीं पता कि कब निफ्टी 50 नीचे चला जाएगा, कब निफ्टी 50 ऊपर चला जाएगा। सो अगर आप अपनी मंथली SIP करा लेते हो तो डेफिनेटली यू गेट द बेनिफिट ऑफ एवरेजिंग योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड अल्टीमेटली आपको रिटर्न्स काफी अच्छे मिलते हैं। कब आपको लमसम के लिए जाना चाहिए? लमसम के लिए आपको तब जाना चाहिए जब मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आ जाए। अच्छी खासी करेक्शन यानी जैसे 2020 में आई थी ना, कोविड के टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, तो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, अपनी ना सारी इन्वेस्टमेंट्स बेच दी और कैश ना जेब में लेके ऐसे बैठ गए। अब उसके बाद से तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ गई है, तब से सब कह रहे हैं मार्केट गिरेगी मार्केट गिरेगी। चलो मान लिया अब मार्केट गिर भी रही है, तो अब जब आपको लगता है ना मार्केट 3-4% गिर जाती है, अच्छी खासी करेक्शन आती है, तब भी आप इंडेक्स फंड्स में अच्छी खासी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिप और लमसम दोनों चलेंगे, बट एक बात याद रखना, सिप तो चलती रहनी चाहिए और लमसम आप तब कर सकते हो थोड़ा बहुत जब आपको लगता है मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आ गई हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स फंड्स। आई होप आपको इंडेक्स फंड वाली बात समझ आ गई हो। अगर आप मुझसे पूछते हो आपको म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करनी है, देन दिस इज द राइट फंड टू स्टार्ट विद। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी फील लेना है कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग होती है, क्या होती है, आप मिनिमम 500 रुपीज जो है उसके साथ स्टार्ट करो अपनी SIP और देखो कैसा आपको फील आता है, कैसे आपको लगता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाली वीडियोस में अब हम इस जो हमने अभी तक चीजें डिस्कस करी इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे कि कैसे आगे मार्केट्स बिहेव करने वाली हैं, कैसे हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने चाहिए ताकि आपकी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है और आगे बढ़ सके। यूं ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हमारा एक ही मोटो है, इन्वेस्ट कर बेफिक्र। एंड दिस इज योर फ्रेंड शुभम केसवानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।